प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र, राजनीति विज्ञान के मूल आधार। इसमें आज अपन टॉपिक लेते हैं सत्ता, जिसमें पढ़ेंगे अपन सत्ता क्या है और सत्ता की प्रकृति क्या है। सत्ता को राजव्यवस्था रूपी शरीर की आत्मा कहा जा सकता है। यह शक्ति, प्रभाव और नेतृत्व का मूल उपकरण है और नीति निर्माण, समन्वय, अनुशासन और प्रत्यायोजन आदि राजनीतिक प्रक्रियाएं सत्ता के आधार पर ही संभव है। यानी यहाँ ये चीज़ बताई गई है कि जैसे शरीर में आत्मा का महत्वपूर्ण रोल होता है, वैसे ही राजनीति में सत्ता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लोकतंत्र में सत्ता का अधीनस्थ अर्थात जनता के द्वारा स्वीकृत किया जाना महत्वपूर्ण होता है। लोकतंत्र व्यवस्था ही जनता के लिए जनता द्वारा शासन होता है। तो यहाँ जो सत्ता होती है उसमें जनता की सहमति यानी स्वीकृति आवश्यक होती है। एक शासक बलपूर्वक सत्ता थोप नहीं सकता जनता पर। यहाँ लोकतंत्र में, राज्य व्यवस्था और राजनीति में सत्ता की मात्रा को बढ़ाना आवश्यक और महत्वपूर्ण होता है। राजनीतिक लक्ष्यों की सिद्धि इसी से संबंधित होती है और बहुत अधिक सीमा तक इसी पर निर्भर करती है। अब पढ़ते हैं सत्ता क्या है। विभिन्न विद्वानों ने सत्ता की क्या परिभाषाएं दी हैं। समाज विज्ञानों के अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान कोश के अनुसार सत्ता को कई प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है और अनेक व्याख्याएं की जा सकती है। इसमें बायरस्टेड ने क्या कहा है, सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है, यह स्वयं शक्ति नहीं है। इसी प्रकार हेनरी फेयल ने कहा कि सत्ता आदेश देने का अधिकार और आदेश का पालन करवाने की शक्ति है। एलन ने के अनुसार सौंपे गए कार्यों के निष्पादन को संभव बनाने हेतु प्रदान की गई शक्तियाँ एवं अधिकार ही सत्ता है। तो इस प्रकार विद्वानों ने जो परिभाषा दी है उनमें निर्णय लेने, आदेश देने और आदेश का पालन कराने वाली उच्च स्तरीय शक्ति के रूप में परिभाषित किया। यानी तीन चीज़ों को ही सबसे महत्वपूर्ण माना है: निर्णय लेना, आदेश देना और आदेश का पालन करवाना। क्योंकि ये परिभाषाएं सत्ता के औपचारिक पक्ष को या मात्र कानूनी पक्ष को ही दृष्टि में रखती है। इस प्रकार ये सभी परिभाषाएं एक पक्षीय है। सत्ता आदेश देने वाली उच्च स्तरीय शक्ति है। केवल इस स्थिति के कारण ही सत्ताधारी के आदेशों का पालन नहीं होता, बल्कि आदेशों का पालन का एक आधार अधीनस्थ अथवा जिन्हें निर्देश दिए जाते हैं उनकी सहमति भी आवश्यक होती है। यानी ऊपर जो परिभाषा अपन पढ़ी है उसमें आदेश देने ही सत्ता कहा गया है, जबकि इसका एक दूसरा पक्ष भी होता है कि जिसको आदेश दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है, उसकी सहमति होना भी आवश्यक है, तभी वो सही या हकीकत में सत्ता कही जा सकती है। अधीनस्थ जब इस बात को स्वीकार करते कि आदेशों का स्रोत सही या उचित है, तब ही आदेश देने वाले अधिकारी को प्राधिकारी यानी सत्ताधारी कहा जाता है। सत्ता शक्ति के सम्मान शास्त्रियों के आधार पर नहीं है, तो उचित होने के कारण दूसरों के व्यवहार को अपने अनुकूल बनाकर प्रभावित करने का साधन है। यूनेस्को की एक रिपोर्ट के अनुसार सत्ता वह शक्ति है जो कि स्वीकृत, सम्मानित, ज्ञात और औचित्यपूर्ण हो। इस प्रकार अन्य विद्वानों मैरी पार्कर, फोलेट, सेस्ट, बर्नार्ड और साइमन आदि विद्वानों ने व्यावहारिक और मनोवैज्ञानिक पक्ष को दृष्टि में रखते हुए सत्ता की व्याख्या की है। वे सत्ता के प्रसंग में औचित्य एवं अधीनस्थों की सहमति को अधिक महत्व देते हैं। यानी दोनों चीज़ों को, आदेश देना और आदेश का पालन करने वालों की सहमति। इन विद्वानों के अनुसार सत्ता आदेश देने वाली उच्च स्तरीय शक्ति तो होती है और आदेशों का पालन करने वाले अधीनस्थों के बीच सहमति का आधार पर आधारित संबंधों का जन्म देती है। इस दृष्टि से साइमन की परिभाषा अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अधिकार सत्ता निर्णय लेने और अन्य व्यक्तियों की क्रियाओं को प्रदर्शित करने की शक्ति है। यह दो व्यक्तियों के बीच उच्चाधिकारी और अधीनस्थ का संबंध है। उच्चाधिकारी निर्णय लेता है और आशा करता है कि अधीनस्थ उस निर्णय का पालन करेगा। अधीनस्थ ऐसे निर्णयों की आशा करते हैं कि उनके व्यवहार इन निर्णयों से निर्धारित होते हैं। तो इस प्रकार इन विद्वानों का जो दृष्टिकोण वो दोनों पक्ष को, यानी आदेश देने वाली उच्च स्तरीय शक्ति और आदेशों को पालन करने वाले, यानी जो पालन करने वाले हैं अधीनस्थ है, उनकी सहमति, इन दोनों पर बल दिया गया है। तो ये सत्ता की उचित परिभाषा हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार सत्ता के दो पक्ष हो गए, निर्णय लेने और आदेश देने वाली उच्च स्तरीय शक्ति और दूसरा उच्च शक्ति को प्राप्त अधीनस्थों की सहमति। इन दोनों को दृष्टि में रखते हुए हम एक सामान्य परिभाषा दे सकते हैं।
अधिकार सत्ता निर्णय लेने, आदेश देने तथा उनका पालन करवाने की वह शक्ति, स्थिति या अधिकार है जिसे अधीनस्थों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और संगठनात्मक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अधीनस्थों द्वारा जिसका पालन आवश्यक होता है। तो इस प्रकार सत्ता की विद्वानों ने जो परिभाषा दी है उसमें दो चीजें उभर कर आई है, एक उच्च स्तरीय शक्ति और दूसरा उच्च शक्ति को प्राप्त अधीनस्थों की सहमति। तो उसी के आधार पर हम सत्ता की प्रकृति का अध्ययन करेंगे। सत्ता की प्रकृति के संबंध में विचार भेद और इस संबंध में प्रमुख रूप से दो सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है जो प्रोफेसर बीच ने दिए, औपचारिक सत्ता सिद्धांत और स्वीकृत सत्ता सिद्धांत। तो सर्वप्रथम पढ़ते हैं औपचारिक सत्ता सिद्धांत यानी फॉर्मल थ्योरी क्या है। इस सिद्धांत के अनुसार सत्ता को आदेश देने का अधिकार माना जाता है और सत्ता का प्रवाह है ऊपर से नीचे की ओर चलता है। यह अधिकार व्यवस्थाओं एवं संगठनों में विशिष्ट एवं वरिष्ठ अधिकारियों को दिया जाता है और इससे आदेश या सत्ता का एक पदक्रम बन जाता है। मैकाइवर ने इसे शासन का जादू कहा है। एक व्यक्ति जो आदेश देता है वह भले ही अपने अधीनस्थों से अधिक बुद्धिमान न हो, अधिक योग्य न हो, किसी भी दृष्टि से अपने सामान्य साथियों से श्रेष्ठ न हो और कभी कभी तो उनका स्तर इनसे हीन भी हो सकता है, लेकिन वह सत्ता की स्थिति में होने के कारण आदेश निर्देश देता है। यानी मैकाइवर का कहने का अर्थ यह है एक सत्ताधारी के लिए जरूरी नहीं है कि वह अधीनस्थों से अधिक बुद्धिमान हो, अधिक योग्य हो या अधिक श्रेष्ठ हो, फिर भी चूंकि उसके पास सत्ता होती है इसलिए वह आदेश निर्देश देता है और उसके आदेशों का पालन किया जाता है। तो यह हो गया औपचारिक सत्ता सिद्धांत जो मुख्य रूप से आदेश देने वाले की आदेश देने वालों के पक्ष में एक तरह से है। चूंकि स्वीकृत सत्ता सिद्धांत इससे कुछ अलग है। व्यवहारवादी या मानव संबंधवादी औपचारिक सत्ता सिद्धांत में विश्वास न करते हुए स्वीकृत सत्ता सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। इन यथार्थवादी अध्ययनकर्ताओं के अनुसार सत्ता कानूनी रूप से तो केवल औपचारिक होती है, किंतु वास्तव में सत्ता या आदेश के अधिकार की पालना अधीनस्थों की स्वीकृति पर निर्भर करती है। यानी ये स्वीकृत सत्ता सिद्धांत दोनों पक्षों को महत्व देता है कि कानूनी दृष्टि से तो औपचारिक हो सकती है सत्ता, लेकिन व्यवहार में अधीनस्थों की स्वीकृति निर्भर करती है। जब अधीनस्थ अपनी समझ और योग्यता के दायरे में आदेशों को स्वीकार कर लेते हैं तो यह स्थिति सत्ता स्थिति बन जाती है। बर्नार्ड ने अपनी पुस्तक द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव में लिखते हैं कि अधीनस्थ आदेशों को स्वीकार करें, इसके लिए 4 शर्तें होनी आवश्यक है। प्रथम है अधीनस्थ अधिकार आदेश अथवा सूचना को समझता या समझा सकता है। दूसरा है अपने निश्चय करने के समय उसका यह विश्वास हो कि आदेश से संगठन के उद्देश्यों के साथ असंगत नहीं होना चाहिए। तीसरा निर्णय लेने के समय वह सोचता हो कि एक समकर्ता के रूप में संबंधित आदेश उसके व्यक्तिगत हितों के अनुकूल है। और चौथा वह मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उस आदेश की अनुपालना की क्षमता रखता हो। वस्तुतः सत्ता की प्रकृति के संबंध में प्रतिपादित दोनों सिद्धांतों की अपनी कुछ कमियां हैं और इसे अतिवादी कहा जा सकता है। इन दोनों सिद्धांतों की सत्यताओं को ग्रहण करते हुए एक संतुलित दृष्टिकोण का विकास हुआ जिसके अंतर्गत सत्ता की अवधारणा में संस्थात्मक औचित्यपूर्ण शक्ति और अधीनस्थों की स्वीकृति दोनों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है और यही उचित दृष्टिकोण है और राजनीति विज्ञान में सामान्यतः इसे स्वीकार किया गया है। तो इस प्रकार सत्ता की प्रकृति के 2 स्रोत हो गए, औपचारिक सत्ता सिद्धांत और स्वीकृत सत्ता सिद्धांत। तो आज अपन पढ़े हैं सत्ता क्या है और सत्ता की प्रकृति क्या है। कल अपन सत्ता के आगे का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।